Hello everyone. So today we are going to discuss about the fundamental unit of life part 2. So the topic is structural organization of a cell. इस टॉपिक में वैसे तो बहुत सारे सब टॉपिक्स निकल के आते हैं बट वीडियो को शॉर्ट और सिंपल रखने के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सब टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेलीज होती क्या हैं। तो सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज के नाम से जानते हैं और जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज भी कह सकते हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके के सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें बहुत सारे पार्ट्स दिखते हैं क्योंकि बहुत सारे तरीके के सेल्स भी होते हैं। यहाँ पे हम एनिमल सेल, प्लांट सेल, हर तरीके के सेल के बारे में बात कर रहे हैं। पर हर तरीके के सेल में 3 पार्ट्स कॉमन है जो कि प्रेजेंट होते हैं। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो एक सेल जो भी एक्टिविटीज़ करता है हमारी बॉडी में, जो भी केमिकल प्रोड्यूस करता है, जो भी एक्शंस कैरी आउट करता है, वो इन्हीं ऑर्गेनेलीज़ की हेल्प की वजह से करता है। ये ऑर्गेनेलीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं जिसकी वजह से सेलुलर एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और एनिमल सेल्स में ये हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग निकल के आता है। प्लांट सेल्स में हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल की होती है, ना कि सेल मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को सेल के बाहर के कंपोनेंट से अलग रखना, और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल भी होता है। और ये बना किससे होता है? ये बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है जो कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो, अगर इसके नेचर की हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव परमिएबल होता है। अब सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल का सिंपल सा ये मतलब है कि एक सेल के अंदर हमारे जितने पार्टिकल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से ना तो बाहर जाएंगे और ना जो बाहर के जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स वो अपनी मर्ज़ी से सेल के अंदर आएंगे। इस चीज़ को हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? क्या है ये प्रोसेस? तो ये प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ये होता है जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ ट्रैवल करते हैं उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से वैसे ही निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन जब बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। एंड सेम इज़ विद ऑक्सीजन एज वेल। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशंस का डिफरेंस है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है, इसको हमने नाम दिया है द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है सो दैट द एक्सचेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट गैसेस कैन टेक प्लेस। नाउ लेट्स सी हाउ डिफ्यूजन वर्क्स। तो यहाँ पे हमने CO2 और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब CO2 हमारे बॉडी में और बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जब एक डिफरेंस फॉर्म हो जाता है जिसको हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोला था, जब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है तो जो CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में मूव आउट कर जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन एरिया इन द सेंस हमारी बॉडी में जब CO2 ज़्यादा हो जाता है तो वो हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे लो कंसंट्रेशन फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से जो CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंड सिमिलरली जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम है, तो वो फिर से हाई लेवल से लो लेवल पे आ जाता है। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन अगर वाटर में हो रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं।
कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोसेस है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया ऑस्मोसिस। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हाई कंसनट्रेटेड एरिया टू अ लो कंसनट्रेटेड एरिया। नाउ ऑस्मोसिस में हमारे पास 3 केसेस निकल के आते हैं, एक है आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा हाइपरटोनिक। तो डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक है हमारा मिडिल वाला सेल जो कि नॉर्मल सेल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल रिमेन्स इक्वल। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है सेल के अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो सेल के अंदर भी उतने ही हैं जितने कि सेल के बाहर है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में जैसे कि हम एक्सट्रीम राइट वाले डायग्राम को अगर हम देखें तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेल के बाहर। इसलिए जो हमारा सेल होता है वो स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। एंड रिवर्स होता है हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेल के बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम हाई कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल सकते हैं। और जो सेल के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये टेबल में आप देख सकते हो इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी डिफरेंस पहले तो हमें जब डिपिक्ट करना होता है, बेस्ट फॉर्मूला होता है कि हम उसको एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें, क्योंकि साइंस में डायग्राम्स की उतनी ही इम्पॉर्टेंस होती है जितना कि रिटन पार्ट की होती है। इनफैक्ट ज़्यादा ही होती है अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया है और अच्छे से लेबल किया है। तो आई सजेस्ट जब भी आपको कोई भी डिफरेंस बता रहे हो तो डायग्राम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आपने रिटर्न में कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर गए हो तो भी चांसेस हैं कि अगर आपके डायग्राम्स अच्छे बने हैं, वेल लेबल्ड हैं, तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल की बात है तो यहाँ पे हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। और प्लांट सेल में सेल वॉल किस लिए होता है, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये किससे मिलती है, ये मिलती है हमारे जो प्लांट सेल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्लांट को इतने स्ट्रेंथ की क्या ज़रूरत है। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है कि प्लांट्स पहले तो हम देखेंगे ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचर में कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं होता, कोई इनकी केयर करने वाला नहीं होता है। तो इनको क्या होता है, इनको एनिमल से, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स से तो सबसे ज़्यादा, और क्लाइमेटिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि अपने जो आउटर कवरिंग होती है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि जितना भी डैमेज है वो कम से कम हो। अब सेल वॉल का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि जब सेल के अंदर से एक्सेस वाटर रिलीज़ होता है, उस एक्सेस वाटर को रोकने के लिए सेल वॉल हेल्प करता है। सेल के अंदर से अगर सारा पानी निकल जाएगा तो वो सेल डेड हो जाएगा, जैसे कि एनिमल सेल में होता है कि अगर पूरा वाटर निकल जाए तो ह्यूमन सेल सर्वाइव नहीं कर पाते। सेम गोज़ विथ प्लांट सेल्स ऑल्सो। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो सेल वॉल प्लाज्मोलिसिस को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे सेल वॉल के फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि पूरे वीडियो में तो मैंने बता ही दिए हैं, बट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। पहला है फिज़िकल इंजरी से बचाता है और सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देता है, और जो ऑस्मोटिक बर्स्टिंग होती है वो रोकता है जैसे कि मैंने अभी बताया, और सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्स, ये इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो होती हैं। और सेल की एक्सपेंशन में हेल्प करता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमंस, एनिमल्स, हार्श क्लाइमेट कंडीशंस कैन ऑल्सो बी एडेड।
नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारी डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस ही नहीं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल लेयर्ड होते हैं। एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं और कौन कौन से डबल लेयर्ड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम हमारा कैसा होता है, क्रोमोसोम्स हमारे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स के होते हैं जो कि विजिबल होते हैं ऑब्वियसली अंडर अ माइक्रोस्कोप्स। क्रोमोसोम्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। माइंड यू, यहाँ पे हमने फंक्शनल जीन्स सेगमेंट्स का बात किया है, तो यहाँ पे हम पूरे डीएनए को जीन नहीं बोलते हैं। डीएनए में जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के सेल्स निकल के आते हैं। पहले तो वो जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। अब जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इमेजिन जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, उसके जो न्यूक्लियस के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक जगह इकट्ठे होके तो रहेंगे नहीं, वो तो बिखर जाएंगे। तो इसी वजह से उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब पुराने वाले सेल्स, पुराने ज़माने के सेल्स। पुराने ज़माने के सेल्स में जो न्यूक्लियस होता था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला नहीं होता था। यूकैरियोट्स में ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड होते हैं। यूकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ जाते हैं। टेबल आपको सामने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल डीएनए, अब जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है उनका डीएनए भी एक जगह टिका हुआ नहीं होगा, वो भी बिखरेगा। तो यहाँ पे हमारा डीएनए सर्कुलर है क्योंकि वो घूम घूम के अलग अलग जगह में फैल गया है। यूकैरियोट्स में क्या है, हमारे पास डेफिनेट स्पेस है, एक स्पेशल लोकेशन है हर एक कंपोनेंट के लिए। तो हर एक कंपोनेंट अपनी जगह पे है। बाकी के डिफरेंसेस आप टेबल्स में से देख के लर्न कर सकते हो। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या हो सकता है? अब न्यूक्लियस का फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है, देन क्रोमोसोमल जो भी हमारा सेल साइकिल है वो पूरा फॉर्म होता है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा न्यूक्लियस का। तो जेनेटिक जो भी ट्रांसफ़र होता है इसमें न्यूक्लियस का बहुत ही बड़ा फंक्शन है। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम शो किए हुए हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल का और एक है यूकैरियोटिक सेल का। यू कैन सी डायग्राम से हमें बहुत पता लग रहा है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पे हर एक ऑर्गेनेली अपनी अपनी जगह पे है, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से है, एक सेल अपने आप को मेंटेन कर रहा है। प्रोकैरियोट में वहीं हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो कहीं भी हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, कोई भी लोकेशन या लॉट नहीं की हुई है। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं वो अपने आप ही कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ हम फंक्शंस देख लेंगे न्यूक्लियस के। पहला है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिज़म का कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे के जनरेशन में पास ऑन होगा, उसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ होता है। सेकंड है हमारे पास प्रोटीन और एंजाइम्स की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये लिंक है फर्स्ट पॉइंट से, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जैसे सेल रिप्रोडक्शन हमने बात की कि सेल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, उसमें ही आ जाता है हमारा सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। अब लास्ट पॉइंट है हमारा स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें हमारी न्यूक्लियस के अंदर हैं। सो द लास्ट सेल ऑर्गेनेली दैट वी हैव इज़ द साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो कि फ्लूइड कंटेंट है सेल के अंदर का, जिसके अंदर सारे बेसिकली जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं हमारे, वो सारे जिसके अंदर प्रेजेंट हैं वो है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं।
इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सेल एक्सपेंशन में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। सेल कितना एक्सपेंड होगा, किस तरीके से एक्सपेंड होगा, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेल की ग्रोथ में भी साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन बेसिकली साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियस नहीं होता है ये। ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन में साइटोप्लाज्म का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करेंगे। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू।